मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। कॉलेज की सारी लड़कियां अपने घर जा चुकी थीं और अभी तक मुझे कोई लेने नहीं आया था। मैं अपने भाई का ही इंतजार कर रही थी। पूरा कॉलेज धीरे धीरे खाली हो रहा था। बस मैं ही अकेली बाहर खड़ी हुई थी। माँ बाप के निधन के बाद से मेरी ज़िंदगी बहुत बुरी हो गई थी। भाइयों के सहारे रहते हुए मैं खुद को बहुत ही बेबस महसूस करने लगी थी। जब मेरे पापा जिंदा थे और मैं जैसे ही कॉलेज से बाहर निकलती थी वो मुझे सामने ही दिखाई दे जाते थे। लेकिन अब मुझे कॉलेज के बाहर खड़े हुए आधे घंटे से भी ज़्यादा हो चुका था और घर से कोई भी मुझे लेने नहीं आया था। जब मैं घर जाकर इसकी वजह पूछती तो सब यही कहते कि संजना, अब तुम बड़ी हो गई हो, अकेले घर आना सीखो। लेकिन मुझे अकेले आने में बहुत डर लगता था। ऐसा महसूस होता था जैसे कोई मुझे देख रहा है और किसी भी वक्त मुझे किडनैप कर लेगा। और जब से मेरी एक कजिन नायरा के साथ हादसा हुआ था उसके बाद से मेरे दिल में बहुत डर बैठ गया था कि लड़कियां बाहर सुरक्षित नहीं हैं। कदम कदम पर उन्हें नोच खाने के लिए भेड़िए बैठे हुए हैं। शाम के साए फैलते ही हम लड़कियों के दिल में डर बैठने लगता है कि हम सुरक्षित घर पहुंच पाएंगे या नहीं। कुछ घटिया मर्दों की गिरी हुई सोच कि उनकी खुद की बहन बेटियां तो सुरक्षित घर आ जाएं, लेकिन दूसरों की बहन बेटियों के लिए वो अपनी गंदी हबस भरी नज़रें जमाए बैठे रहते हैं। एक बार मेरी कजिन नायरा कॉलेज से अकेले घर आ रही थी, तब कुछ लड़कों ने उसे छेड़ दिया था। यहाँ तक कि उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। वो तो भगवान की कृपा हुई कि एक ऑटो वाला वहाँ से गुजर रहा था। उसने उन लड़कों को वहाँ से भगा दिया और उसे सुरक्षित घर ले आया था। इसके बाद वो इतना डर गई थी कि उसने फिर कभी कॉलेज का रुख नहीं किया। मेरे दिमाग में वही सब बातें चलती रहती थीं। काफ़ी वक्त गुजर चुका था। आज तो पौन घंटा हो गया था। मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मुझे अब घबराहट होने लगी थी। लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। मैं दिल ही दिल में भगवान का नाम ले रही थी कि किसी भी तरह मेरे भाइयों को मुझे लेने भेज दो। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी आपकी दुआएं कबूल नहीं होती, बल्कि भगवान ने आपके लिए कुछ और ही सोच रखा होता है। मैंने अपने बैग में पैसे चेक किए तो इसमें इतने पैसे थे कि मैं आसानी से घर जा सकती थी। मैंने गहरी सांस ली और खुद में हिम्मत जुटाकर कदम आगे बढ़ाए। मैं कॉलेज से थोड़ी दूर आ चुकी थी। अब मैं आराम से किसी भी रिक्शे में बैठकर घर जा सकती थी। मैं अभी एक रिक्शे वाले की ओर बढ़ी ही थी कि मेरे सामने दो काली BMW गाड़ियां आकर रुकी थीं। मैं डर से कांप गई और 2 कदम पीछे हट गई। मेरा हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। मैंने फौरन ही खुद को संभाला और दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी उन दोनों गाड़ियों से 4-4 गार्ड्स बाहर निकले जिनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें थीं। एक हट्टा कट्टा आदमी मेरे पास आया और मेरे बाजू को अपनी लोहे जैसी पकड़ में थाम कर मुझे घसीटने लगा। डर के मारे मेरी चीख गले में ही दब गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी होगा। मैं बुरी तरह घबरा गई थी। मेरी किताबें और बैग वहीं गिर गए थे। मैं उस आदमी से मिन्नतें करना चाहती थी, लेकिन डर के मारे मुझसे कुछ भी कहा नहीं गया। उनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें थीं, इसलिए कोई भी मेरी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। वो गार्ड मुझे गाड़ी के पास घसीट कर लाया और मुझे धक्का देकर गाड़ी में डाल दिया। मैं सीधी हुई और शीशा पीटने लगी। लेकिन दुनिया ऐसी ही है, सामने किसी को मार भी दिया जाए तब भी कोई आगे नहीं बढ़ता। कोई ये नहीं कहता कि इसे मत मारो, लोग बस अपनी ही फिक्र करते हैं। यही इस दुनिया का उसूल है और यही समाज में होता आया है। मैं फ़ौरन ही सीधी हो गई और ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति के आगे हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, भगवान के लिए भाई, मुझे मेरे घर छोड़ दो। मेरे साथ ये जुल्म मत करो। मेरे भाई बहुत गुस्से वाले हैं। अगर मैं टाइम से घर नहीं पहुंची तो वे मुझे बहुत मारेंगे। मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन गाड़ी में मौजूद उन चारों गार्ड्स ने अपने कान ढक लिए थे। मैं डर से दरवाजे से चिपक गई। न जाने दिल में क्या आया कि मैं दरवाज़ा खोलने लगी, लेकिन वो गाड़ी ऑटोमेटिक थी। पहले ही दरवाजे लॉक हो गए थे। मैं तेज तेज दरवाज़ा पीटने लगी। तभी एक गार्ड ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और जिसकी मार से मैं उसी पल बेहोश हो गई। मैं बहुत ही नाजुक और सेंसिटिव लड़की थी। हमेशा माँ बाप के साए में पली बड़ी थी, इसलिए उस आदमी के एक थप्पड़ को मैं सह नहीं पाई। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। मेरी आँख बहुत देर के बाद खुली। मैं डर के मारे उठकर बैठ गई। मैं जिस जगह थी वहाँ बहुत अंधेरा था। मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मुझे अंधेरे से हमेशा ही डर लगता था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, कोई है, मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन वहाँ कोई होता तो मुझे निकालता। मैं रास्ता तलाशते हुए दरवाजे तक पहुँच गई और उसे पीटने लगी, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। मैं वहीं सिर घुटनों में देकर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि एक औरत की ज़िंदगी इतनी मुश्किल होती है
कि वो किसी की भी जागीर बना दी जाती है और अपनी मर्जी से क्या वो आसानी से बाहर भी नहीं जा सकती। मेरी आंखों के सामने नायरा का वो चेहरा आने लगा जब वो घर आकर बिलख बिलख कर अपनी माँ की गोद में सिर रख कर रोई थी और उसकी माँ ने उसे कितना सहारा दिया था, उसे वो हादसा भुलाने में उसकी मदद की थी। मेरे पास तो माँ भी नहीं थी, भला मेरी कदर कौन करता। भाभियाँ तो सबकी एक जैसी होती हैं, उन्हें बस मौका चाहिए होता है और फिर वे अपनी ननदों की ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैंने अपनी उम्मीद छोड़ दी। मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी ज़िंदगी किसी फिल्म की तरह घूमने लगी। बचपन से लेकर बड़े होने तक पापा ने मुझे किसी गुड़िया की तरह पाला था। मेरे 2 भाई बड़े थे लेकिन मेरी कभी उनसे बनी नहीं थी। हाँ, शादी से पहले तक वे मेरे साथ बहुत अच्छे थे, मेरा ख्याल भी रखते थे, हर समय संजना संजना बुलाते रहते। लेकिन जब उनकी शादी हुई तो उनके रंग ढंग ही बदल गए। माँ बाप का पहले सहारा था, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं अपने दिल की हर बात अपने पापा से करती और फिर अपनी माँ से बात बोल दिया करती थी। लेकिन जब छोटे भाई की शादी हुई और उसका रवैया भी बदल गया तो मैं पूरी तरह टूट गई। माँ ने मुझे बहुत प्यार से संभाला था। पापा मेरी हर ख्वाहिश को सबसे पहले रखते थे। मेरा फिर किसी से कोई संबंध नहीं रहा और मैं अपने माँ बाप के ही इर्द गिर्द घूमने लगी। लेकिन एक दिन मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। मेरे माँ बाप मुझे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। उनका कार एक्सीडेंट हुआ था और वहीं वो मौके पर ही दम तोड़ गए थे। मैं बहुत रोई थी। पापा की लाश को पकड़कर मैं इतना रोई कि हमारा पूरा घर हिल उठा था। सब मुझे तरस भरी निगाहों से देख रहे थे। दुनिया को दिखाने के लिए मेरे भाइयों ने मुझे संभाल लिया था, लेकिन मुझे पता था ये सिर्फ एक दिखावा है। माँ बाप को दफना दिया गया था और मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मैं माँ पापा के कमरे में सारा दिन उदास बैठी रहती थी। अगर किसी भाभी को दया आ गई तो खाना दे दिया, नहीं तो सारा दिन भूखा ही गुजार देती थी। कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई तो मैंने कॉलेज जाने की बात अपने दोनों भाइयों के सामने रखी और दोनों ने ही सख्ती से मना कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हार कर मैंने अपने चाचू को फ़ोन किया, वही एक सहारा थे। पापा के जाने के बाद उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा था, गुड़िया कोई भी समस्या हो बस मुझे एक फ़ोन कर देना, तुम्हारे पहले फ़ोन पर ही दौड़े चले आएंगे। यही सोचकर मैंने फ़ोन मिलाया और रोते रोते अपनी बात उनके सामने रखी। उन्होंने मुझे हौसला देकर फ़ोन बंद कर दिया और अगली ही सुबह वे हमारे घर पर मौजूद थे। मुझे काफ़ी हैरानी हुई थी। मैंने फ़ोन सिर्फ एक बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए किया था। मुझे अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि वे आ जाएंगे। मुझे दिल से खुशी हुई थी कि पापा के मरने के बाद भी कुछ रिश्ते इस दुनिया में मौजूद होते हैं जो आपका साथ पूरी ज़िंदगी निभाते हैं। उन्होंने आते ही पूरे घर को सर पर उठा लिया था। उन्होंने मेरे भाइयों को खूब खरी खरी सुनाई और उन्हें चुप करवा दिया और फिर मेरा कॉलेज में एडमिशन कराया। मैंने उनका बहुत शुक्रिया किया, जबकि उन्होंने मेरे हाथ में कुछ पैसे भी रखे और मुझे हर महीने कुछ पैसे भेजने का वादा भी किया। उनके जाने के बाद भाभियों ने मुझे खूब ताने मारे कि बहुत अच्छा लग रहा होगा तुम्हें जब तुम्हारे भाइयों को तुम्हारे चाचू डांट रहे थे। लेकिन मैं भला क्या कहती, वक्त गुजर रहा था और मैंने अपना कॉलेज शुरू कर दिया था। चाचू हर महीने मुझे कुछ पैसे भेज देते थे जिससे मेरे कॉलेज का खर्चा आसानी से निकल जाता था। दिन अब थोड़े संभल गए थे, लेकिन आज अचानक उस अजनबी गार्ड्स का आना और मुझे अगवा कर लेना मेरे रोंगटे खड़े कर चुका था। मुझे इस अंधेरे कमरे में बैठे हुए कई घंटे गुजर चुके थे। मैंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था और मुझे ये भी नहीं पता था कि बाहर वक्त क्या हो रहा है। न जाने मेरे भाई किस हाल में होंगे। वे लोग तो पहले ही मेरे कॉलेज में दाखिले के खिलाफ थे और अब जब उन्हें ये खबर मिली होगी कि मैं घर नहीं आई तो वे लोग मुझे ही कसूरवार ठहराएंगे और ऊपर से उनकी बीवियां उन्हें भड़काने के लिए बैठी होंगी। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद भी जब कोई नहीं आया तो मैं वहीं लेट गई। मैं अपने भगवान से दुआ कर रही थी कि किसी भी तरह मैं इस कैद से छूट जाऊं, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल ही भूल गई थी कि भला कोई कैदी भी बिना अपने जुर्म की सज़ा काटे आज़ाद होता है। मुझे कब नींद आई मुझे कुछ नहीं पता। अगली सुबह मेरे लिए बिल्कुल भी उजली साबित नहीं हुई। इस अंधेरे कमरे में एक छोटा रोशनदान था। सूरज उगते ही कमरे में हल्की हल्की रोशनी आने लगी थी, जिससे मुझे ये समझ आ गया था कि सुबह हो चुकी है। मैं तुरंत तो दरवाजे के पास आई और एक बार फिर उसे पीटने लगी और इस बार दरवाज़ा खोल दिया गया। सामने ही 2 औरतें खड़ी थीं, जिन्हें देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली कि इस घर में औरतें भी मौजूद थीं, वरना मैं तो यही समझ रही थी कि यहाँ पर सिवाय मर्दों के और कोई नहीं रहता। वे औरतें मुझे देखते हुए गुस्से भरी आवाज़ में बोलीं, तुझे यहाँ पर क्या कीड़े काट रहे थे जो तू लगातार रात भर शोर मचाती रही? हमारी नींद खराब करके रख दी। चल बाहर आ, साहब आ गए हैं और अब तुझे बुला रहे हैं। मैंने अपने आंसू साफ किए और एक औरत की ओर देखते हुए नम लहजे में बोली कि अगर आपकी बेटी इस हालत में होती तो क्या आप उससे भी इसी तरह की बातें करती?
और मुझे नहीं जाना आपके साहब के पास, मुझे मेरे घर जाना है। मेरी बात सुनकर एक औरत मेरे पास आई और उसने अचानक एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मारा और जिसकी मार से मैं वहीं ज़मीन पर गिर गई। जब से मैं इन लोगों के हाथ आई थी बस मार ही खा रही थी। दूसरी औरत मेरे बाल खींचते हुए बोली, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसी लड़की मेरी बेटी नहीं हो सकती। भगवान की कृपा है, मेरी बेटियां बहुत इज्जतदार हैं। चल खड़ी हो जा और चल, साहब बुला रहे हैं। उन्हें इंतज़ार करवाने लोग बहुत जहल लगते हैं। मेरी रूह कांप उठी, न जाने ये साहब कौन थे। मैं इतना तो जान चुकी थी, मुझे यहाँ लाने वाला इंसान भी किसी साहब का नाम ही ले रहा था और उसका कहना भी यही था कि ज़्यादा जबान चलाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, वरना वो साहब तुम्हारी बोटी बोटी कर देंगे। और मैं तो डर के मारे कांपते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगी। उस औरत के भारी थप्पड़ ने मेरे होंठ सी दिए थे। मुझे पता था कि अगर मैंने अब और कुछ कहा तो ये लोग मुझे और मारेंगे और मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं इनकी मार बर्दाश्त कर पाती। वैसे भी मैंने कल से कुछ नहीं खाया था, चक्कर आ रहे थे और शरीर में बहुत कमजोरी थी। मैं जिस जगह मौजूद थी वो कोई आलीशान महल था जिसे देखकर मैं हैरान रह गई, लेकिन जिस जगह मुझे बंद किया गया था वो कोई बेसमेंट था जहां मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। ये लोग मुझे सीढ़ियों से चढ़ाते हुए कमरे के पास लाए थे और मुझे अंदर जाने का हुक्म दिया। मुझे बहुत डर लग रहा था लेकिन जाना तो था ही, इसलिए मजबूरन मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। अंदर का माहौल बहुत ठंडा था। वो कमरा बहुत ही खूबसूरत था जिसे देखकर कोई भी उसकी सुंदरता में खो जाता। ग्रे और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में वो कमरा अपनी कीमत खुद बता रहा था। स्टडी टेबल के पास एक कुर्सी पड़ी थी जिस पर वो इंसान बैठा था और उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मेरे हाथ पांव पसीने से भीगने लगे। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं किसी तरह यहाँ से भाग जाऊँ। मैं चुपचाप दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। उस अजनबी इंसान के हाथ में एक डंडा था जिसे वो लगातार घुमा रहा था। उसे देखकर ही मुझे डर लग रहा था। जब मैं अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ी तो कमरे में उसकी गंभीर आवाज़ गूंजी, संजना, मेरे सामने आकर खड़ी हो जाओ। मैं हैरान थी कि इस अजनबी को मेरा नाम कैसे पता, लेकिन फिर मैंने सिर झटक दिया। जो व्यक्ति मुझे मेरे कॉलेज से मुझे यहाँ तक ला सकता था उसे मेरा नाम मालूम करने में कौन सी बड़ी बात थी। जब मैं अपनी जगह से नहीं हिली तो एक बार फिर उसकी झुंझलाई हुई आवाज़ आई, आवाज़ नहीं आ रही लड़की, आ रही हो या फिर मुझे उठना पड़ेगा। मैं तुरंत लंबी लंबी सांसें लेते हुए उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और सामने बैठे इंसान को देखकर एक पल के लिए उसकी खूबसूरती में खो गई। लंबा कद, चौड़ा शरीर, काले घने बाल जो जेल से सेट थे। वो सफ़ेद कुर्ता पैजामा में था। उसे देखकर किसी राज्य के राजकुमार का एहसास हो रहा था। अचानक ही वो चुटकी बजाते हुए बोला, अगर मुझे निहाल लिया हो तो होश की दुनिया में वापस आना पसंद करोगी लड़की। मैं तुरंत शर्मिंदा हो गई और अपने बालों को कान के पीछे करते हुए बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जबकि वो मेरे गाल की तरफ देखते हुए बोला, हाथ उठाया है किसी ने तुम पर? इस सवाल से ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अपने ने पूछा हो। मेरी आंखों में अचानक नमी आ गई। मैं सिर हिलाकर रोने लगी तो वो मुझे देखकर बोला, रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे कोई हमदर्दी नहीं कर रहा, बस इसलिए पूछा है कि ऐसे ही थप्पड़ का डिजाइन मुझे तुम्हारे दूसरे गाल पर भी चाहिए ताकि तुम्हारी तस्वीर खींचकर तुम्हारे भाइयों को भेज सकूं। मेरा झुका हुआ सिर अचानक उठ गया। वो व्यक्ति मेरी सोच से भी ज़्यादा निर्दयी था। मैंने कहा, आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आपको पता है घर पर मेरे भाई कितने परेशान होंगे, न जाने उनके दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे होंगे। वे तो मुझे कॉलेज में भी एडमिशन नहीं दिलवाना चाहते थे। भगवान के लिए मुझे मेरे घर जाने दें, क्यों मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं? अगर मेरे चाचा को पता चलेगा तो वो भी मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैंने संजना का साथ दिया और उसने मेरे साथ ऐसा किया। मेरी बात सुनकर वो ज़ोर से हंसा और मेरी तरफ देखकर बोला, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें अगवा क्यों किया है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ और तुम्हें अगवा कर लिया? अगर ऐसा लगता है लड़की तो अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दो। यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही। तुम्हारे भाई ने मेरे लाखों का कर्जा अभी तक नहीं चुकाया है। मैंने उसे कई बार समझाया कि देखो, मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो, मेरा पैसा वापस दे दो, लेकिन उसे समझ नहीं आती। अब जब उसे ये खबर मिलेगी कि उसकी बहन मेरे कब्जे में है, मेरे महल में है, तो वो उल्टे पाँव आकर मेरे कदमों में मेरे पैसे रखेगा। मेरी हिचकियाँ बन गई और मैंने कहा, आप तो बहुत अमीर हो ना, फिर चंद पैसों के बदले मुझे क्यों अगवा कर लिया? अगर इतनी ही दौलत है तो माफ़ कर दो ना। मेरी ये बात सुनकर उसने जोर का ठहाका लगाया, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो मैं उसे लाखों रुपये देकर उसकी मदद कर सकता हूँ और एक पैसा भी वापस नहीं लूँगा। लेकिन तुम्हारे भाइयों ने धोखे से मुझसे पैसे लिए थे। तुम्हारे भाई मेरे ऑफिस में काम करते थे और उन्होंने मुझसे ये कहकर पैसे लिए थे कि उनकी माँ को बहुत बड़ी बीमारी है और इलाज के लिए पैसे चाहिए।
कोई माँ का नाम ले दे तो मेरे दिल के तार हिल जाते हैं, क्योंकि मैंने खुद अपनी माँ को बचपन में एक गंभीर बीमारी के चलते खो दिया था और इसीलिए मैंने तुम्हारे भाई को 10 लाख रुपये दे दिए। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ का तो बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। उन्होंने ये पैसे मुझसे झूठ बोल कर लिए थे। वो लोग मेरी नौकरी छोड़कर चले गए, लेकिन मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगा। उन्होंने मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया है। अब जाओ यहाँ से, ऐसा ना हो कि गुस्से में मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर जाऊँ। उसकी इजाज़त मिलते ही मैं कमरे से बाहर आ गई। मेरी सांसें बहुत तेज़ थीं। बाहर ही वो दोनों औरतें खड़ी मेरे बाहर आने का इंतज़ार कर रही थीं। एक नौकरानी के सामने मैं हाथ जोड़ते हुए बोली कि मेरे हाल पर रहम खाओ। मैं उस बेसमेंट में नहीं रह सकती। मुझे अंधेरे में सांस नहीं आती। तुम्हारी भी बेटी है, मुझे भी अपनी बेटी जैसी समझ लो। चाहे मैं किचन में सो जाऊंगी या फिर बाहर बरामदे में लेट जाऊंगी, लेकिन मुझे बेसमेंट में बंद मत करो। वो नौकरानी कुछ कहती उससे पहले ही वो आदमी बाहर आया और मेरी तरफ देखते हुए हुक्म देने वाले अंदाज में बोला, इस लड़की को किचन में सुलाओ, ये अब बेसमेंट में नहीं चाहिए मुझे। ये बोलकर वो रुका नहीं और लंबे लंबे कदम भरता हुआ उस महल जैसे घर से बाहर निकल गया। मैंने नफरत से उसकी पीठ को देखा। न जाने ये कौन व्यक्ति था जो मेरी जिंदगी में आफत बनकर आया था। मुझे उसी वक्त अपने भाइयों पर भी बहुत गुस्सा आया। अगर किसी से कर्ज लिया ही था तो उसे चुकाना उनका फर्ज था, लेकिन हमेशा की तरह एक बेटी को ही कुर्बानी देनी पड़ी थी। वो दोनों औरतें मुझे किचन में छोड़कर जा चुकी थीं, जबकि मैं रसोई में बैठी अपने भगवान से दुआ कर रही थी कि किसी भी तरह मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। अचानक भूख ने सताया और मैं फ़ौरन ही रसोई में खाना ढूंढने लगी। शायद नौकरानी अभी खाना बनाकर रख कर गई थी, इसलिए सब्जी, चावल, रोटी वगैरह सेल पर रखे हुए थे। उनकी खुशबू से ही मेरी भूख और बढ़ गई। मैंने फ़ौरन अपने लिए एक प्लेट बनाई और वहीं टेबल पर बैठकर जल्दी जल्दी खाने लगी। मुझे डर था कि कहीं वो आदमी वापस ना आ जाए और मुझसे खाने की प्लेट ही ना छीन ले। मैंने पेट भर खाना खाया और भगवान का धन्यवाद किया। मेरा दिमाग अब थोड़ा थोड़ा काम करने लगा था। अजीब इंसान था, कभी बेसमेंट में सुला रहा था तो कभी रसोई में। इतना महल जैसा घर था, क्या मेरे लिए एक कमरा भी नहीं था? मैंने बुरा सा मुंह बनाया। मैं रसोई से बाहर आकर उस घर का जायजा लेने लगी। मेन दरवाजे पर 2 वर्दीधारी गार्ड खड़े थे, जिनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें थीं। रसोई में सोना मेरे बस के बाहर था। वहाँ ऑक्सीजन बहुत कम थी और गर्मी हद से ज़्यादा थी। मैंने सोचा कि सोफे के पीछे ही सो जाऊंगी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लिविंग रूम में एसी चल रहा था, इसलिए वहाँ थोड़ी राहत थी, जबकि रसोई में तो जैसे आग के शोले निकल रहे थे। मैं सोफे के पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। पहले माँ बाप का बिछड़ना और फिर भाइयों का सताना, और अब मेरे साथ ये सब कुछ। वैसे मेरे भाइयों के घर से तो ये जगह काफ़ी सुकून भरी थी। भाभीियों के ताने थे, न उनके कोसने थे और न खाने की दिक्कत। मैं जब भी कॉलेज से घर जाती तो सारे गंदे बर्तन सिंक में भरे मिलते थे। मेरे लिए खाना नाम को भी नहीं होता था। कॉलेज से जाते ही पहले पूरे घर का काम करो, उसके बाद खाना भी ना मिले, मुझे बड़ा ही रोना आता था। वैसे इस घर में न जाने कितनी औरतें काम करती थीं। अगर ये इंसान मुझे यहाँ काम पर रख ले और मेरे भाइयों को भी डराता धमकाता रहे तो मेरे लिए बुरा नहीं था, लेकिन ये सब मुमकिन नहीं था। वो यहाँ मुझे बदला लेने के लिए लाया था, मुझे नौकरी देने के लिए नहीं। मैं सोचते सोचते वहीं लेट गई और कब नींद में खो गई पता ही नहीं चला। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मुझे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही मैंने आंखें खोलीं, सबसे पहले मेरी नज़र काले जूतों पर पड़ी और जैसे ही मैंने सिर उठाया तो देखा कि सोफे की पीठ पर वही आदमी बैठा मुझे घूर रहा था। मैं फ़ौरन उठकर बैठ गई और अपने दुपट्टे को ठीक करने लगी। इससे पहले वो मुझे डांटना शुरू करता, मैंने खुद ही सफाई देना शुरू कर दिया। मैंने कहा, देखिए मुझे डांटिएगा मत, वैसे भी कल से डांट खा खा कर और मार खा खा कर मेरा बुरा हाल है। असल में किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैं यहाँ हॉल में आकर सो गई। मेरी इतनी मासूमियत से कहने पर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी, जिसे उसने जल्दी से गायब कर दिया। फिर वो मुझे देखता हुआ बोला, बहुत ही बेकार लड़की हो तुम। पहले कह तो रही थी कि रसोई में सो जाओगी, फिर किसकी इजाज़त से लिविंग रूम में सोने के लिए लेट गई? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ पर बहुत सारे मर्द नौकर भी मौजूद हैं? भगवान न करे अगर किसी की नीयत तुम पर ख़राब हो गई तो तुम क्या करोगी? अचानक ही मेरे शरीर में कपकपी हुई। उसका लहजा आग बरसा रहा था। वो मुझे देखकर एक बार फिर गरजा, आइंदा अगर मुझे तुम नीचे वाले कमरे के अलावा कहीं भी नज़र आई तो अपने हाथों से तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। दफ़ा हो जाओ उस कमरे में। वो गुस्से से बोला और मैं दौड़कर उस कमरे की तरफ बढ़ी और दरवाजे पर पहुंचकर एक नज़र उसकी तरफ डाली। वो अब भी मुझे गुस्से भरी नज़रों से घूर रहा था। मैं तुरंत ही कमरे में घुस गई। अजीब सनकी आदमी है, ये कमरा मुझे पहले भी तो दे सकता था। खैर, उसके अंदाज से मुझे बहुत डर लग रहा था। ये कमरा ठीक ठाक था, जिसे देखकर मुझे कुछ सुकून मिला था। मैं वहीं सोफे पर बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगी
कि जल्द से जल्द मेरी यहाँ से रिहाई मुमकिन हो जाए, लेकिन जैसा उस आदमी के तेवर थे मुझे नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ से जल्दी निकल पाऊंगी। कुछ ही देर बीती थी कि अचानक एक औरत मेरे कमरे में आई और बोली, साहब तुम्हें अपने कमरे में बुला रहे हैं और बहुत गुस्से में हैं। देखो, अगर तुम्हें कुछ भी कहें तो ज़्यादा मत बोलना, अगर उन्हें ज़्यादा गुस्सा आया तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक बार फिर डर ने मुझे अपने घेरे में ले लिया था। मैं उसके कमरे में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उस औरत ने मुझे ज़बरदस्ती उसके कमरे के पास ले जाकर अंदर धकेल दिया। वो आदमी सोफे पर ही बैठा शायद मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। अंदर जाते ही वो गुस्से से गरजा, इतनी देर क्यों लगाई अंदर आने में? मेरा कमरा क्या अजंता की गुफाओं में था जो इतनी देर लगी आने में? जबकि मेरे शरीर पर कपकपी थी। कहने लगा, अब तुम्हें इस देरी की सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये कहकर वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और मेरे करीब आने लगा। मैं तो डर के मारे उसी पल बेहोश हो गई थी। ज़मीन पर गिरने से पहले ही उसने मुझे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया था और उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं उसके बिस्तर पर ही मौजूद थी, जबकि वो सोफे पर सोया हुआ था। उसका सोफे पर सोना मुझे एक बात समझा रहा था कि उसने मुझे हाथ भी नहीं लगाया था। अचानक ही मेरे दिल में अजीब सी धड़कन होने लगी। मैं उस आदमी के चेहरे को गौर से देख रही थी। वो देखने में बहुत खूबसूरत था, सोते हुए बहुत ही मासूम और प्यारा लग रहा था। किसी के भी दिल के तारों को हिला सकता था, लेकिन उसके काम भगवान ही बचाए उसे। मैं लगातार उसके चेहरे को देख रही थी। एक कुदरती आकर्षण था उसके चेहरे में। पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक नए जज्बात जन्म लेने लगे, लेकिन जज्बातों के सर उठाने से पहले ही मैंने उन्हें थपक थपक कर सुला दिया, क्योंकि ये मुमकिन नहीं था। वो तो किसी रियासत का राजकुमार था और मैं एक गरीब घर की मामूली सी लड़की। भला वो मेरा सपना कैसे हो सकता था? मेरी आंखों की तपिश से उसकी आंखें फ़ौरन ही खुल गईं और वो मुझे अपनी तरफ देखता पाकर बड़े ही दिलकश अंदाज में मुस्कुराया था। फिर बैठते हुए तंजिया लहजे में बोला, लड़की, अगर निहाल लिया हो तो मेरे बिस्तर से उठने की कृपा करेंगी आप? मैं फ़ौरन ही घबराकर उसका बिस्तर छोड़ चुकी थी, जबकि वो मुझे एक नज़र देखकर अपने बिस्तर पर लेट गया। बिस्तर पर लेटने के बाद वो मुझे ही निहार रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने डरते डरते उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया, क्या मैं अपने कमरे में चली जाऊं? मैं उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी कि उसने अचानक मेरा हाथ खींचा और मुझे अपने ऊपर गिरा लिया। मेरी सांसें अचानक ही सीने में अटक गईं। मैं बड़ी बड़ी आंखें किए उसके खूबसूरत चेहरे को देख रही थी। मैं कुछ कहती या समझती इससे पहले ही उसने मेरे चेहरे पर आए बालों को मेरे कान के पीछे किया और सरगोशी भरे अंदाज में कहने लगा, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम बहुत ही मासूम हो और तुम्हारी इसी मासूमियत ने मेरा दिल जीत लिया है। अब जाओ यहाँ से और जब तक मैं ना कहूँ मेरे सामने मत आना। मैं फ़ौरन ही कमरे से भाग गई थी। कि मेरे साथ क्या हुआ था मुझे खुद नहीं पता था। उसके कमरे से आकर मैंने अपने सीने पर हाथ रखा। सीने में धड़कता हुआ दिल बेकाबू हो चुका था। मेरे चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कान आ गई थी। मैंने अपने गालों को हाथ लगाया तो अब भी मुझे उसके हाथों का एहसास महसूस हो रहा था। मैं अजीब सी स्थिति से दो चार हो चुकी थी। मैं भागकर अपने कमरे में आई और बिस्तर पर बैठ चुकी थी। वो आदमी देखने में बहुत खूबसूरत था और मुझे बचपन से ही खूबसूरत चीज़ें अपनी ओर खींचती थीं, और जब से मैं यहाँ आई थी उसका अंदाज बहुत ही निराला था। कहने को तो वो मेरी जान का दुश्मन था, लेकिन उसने अब तक मेरी हिफाजत ही की थी। थोड़ी देर बाद एक औरत अंदर कमरे में दाखिल हुई। ये वही औरत थी जिसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। अचानक मेरी निगाहें उठी तो मैं अपनी जगह से उठ गई, क्योंकि उस औरत के सीधे गाल पर एक थप्पड़ का निशान था। मैंने पूछा, ये आपके चेहरे पर क्या हुआ? जबकि उसने एक नज़र मुझे देखा और ये कहकर चली गई कि रानी पर हाथ उठा दिया था, ये उसी का तोहफा मिला है। इसके बाद वो औरत कमरे में रुकी नहीं थी, जबकि मैं हैरान थी ये औरत क्या बोल कर गई थी। काफ़ी सोचने के बाद भी मैं इस नतीजे पर नहीं पहुंची थी कि उसकी बात का मतलब क्या है। मैंने सिर झटका और बाथरूम में जाकर मुँह हाथ धोकर बाहर आई। नाश्ता देखकर मेरी भूख तुरंत ही बढ़ गई और मैं हमेशा ही भूख के मामले में कमज़ोर थी। खैर, मैंने चुपचाप खाना खा लिया और अचानक ही मेरे दिमाग में थप्पड़ याद आ गया। क्या वो आदमी मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता है? ये सोच आते ही मेरे गाल जलने लगे थे। अंदर ही अंदर मेरा दिल गुदगुदा रहा था। क्या ये आदमी मेरा नसीब हो सकता था? लेकिन मैंने अनायास ही गुस्से से सिर झटका था। इस आदमी ने मुझे बाजार से उठवाया था, उसके बाद मुझे कितनी देर तक उस बेसमेंट में बंद रखा था और फिर मुझे किचन में सुलाया था। मुझे इस आदमी पर अचानक ही गुस्सा महसूस हुआ। मैंने सोच लिया था मैं कुछ भी करके इस घर से निकल जाऊंगी। समय बीत रहा था और ये आदमी न जाने क्यों मुझे अपने सामने ही रखता था। कहने को तो हर बार ये बात बोलता कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मेरे सामने मत आना, लेकिन फिर थोड़ी देर बीतते ही मुझे अपने कमरे में बुला लेता
कई कई घंटे अपने पास बिठाकर रखता और मुझे निहारता रहता। मैं उसकी नज़रों की गर्मी से डिस्टर्ब हो जाती, दिल की धड़कनें तेज होने लगती। समझ नहीं पाती थी आखिर वो चाहता क्या है। हालांकि आज तक उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। अब तो मैं भी उसकी आदी होने लगी थी। मुझे भी इंतजार रहता था कि कोई नौकर आए और मुझे उसकी ओर आने की खबर दे। जब तक मैं उसका चेहरा नहीं देखती थी मुझे सुकून नहीं मिलता था। मुझे हैरानी इस बात पर थी कि जब मेरे भाइयों को पता चल चुका था कि मुझे किसी अजनबी आदमी ने अगवा कर लिया है, तो उन्होंने पैसों का इंतजाम क्यों नहीं किया था। और फिर ये सोचकर मैं मायूस हो गई कि जब भाई माँ बाप की ज़िंदगी में ही मुझसे नाराज़ थे, तो भला उन्हें क्या फ़र्क पड़ना था कि मैं किसी अजनबी के साथ रह रही थी। समय बीत रहा था और धीरे धीरे मैं उस आदमी से प्यार करने लगी थी। उसके नाम से मेरा दिल धड़कने लगा था। मैं संजीव को अपने दिल में बसा चुकी थी और शायद यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं उसके नौकरों के साथ भी जल्दी घुल मिल गई थी और उनके साथ ही अपना समय बिता लेती थी। उसने आज तक मुझे बाहर जाने की अनुमति नहीं दी थी। वो मेरा इतना ख्याल रखता था कि मुझे लगता ही नहीं था कि वो मुझे यहाँ ज़बरदस्ती लेकर आया है। ऐसा लगता था जैसे मेरा और उसका कोई बहुत गहरा पुराना रिश्ता है। आज उसने न जाने किस खुशी में एक बहुत शानदार पार्टी रखी थी। सभी शानदार कपड़े पहनकर पार्टी में शामिल हो रहे थे। मैं अपने कमरे में ही मौजूद थी। अभी तक मैंने कमरे से बाहर झांकने की जहमत नहीं उठाई थी, बस खिड़की से बाहर का नज़ारा देख लेती थी। थोड़ी देर बाद एक नौकरानी कमरे में आई। उसके हाथ में एक बॉक्स था जिसमें एक बहुत ही अच्छी पोशाक थी। वो मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये साहब ने भेजा है, आप इसे पहनकर तैयार हो जाएं। आज आपको भी इस पार्टी में शामिल होना है। एक पल को मेरा दिल अनजाने ख्याल से धड़का था और फिर तुरंत ही खुशी खुशी तैयार होने लगी। मुझे पता नहीं था कि इस आदमी ने ये पार्टी क्यों रखी थी, लेकिन एक ख्याल मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा था। कई दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन आज तक बोल नहीं पाया था। मैं तैयार हो रही थी कि जल्द से जल्द तैयार होकर मैं उस पार्टी में शामिल हो जाऊं। मैं उस ड्रेस को पहनकर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर बाद दो नौकरानियां आईं और मुझे अपने साथ ले गईं। जैसे ही मैंने कदम बाहर रखा, एक स्पॉटलाइट मेरे ऊपर आई थी और मैं आगे कदम बढ़ाती, इससे पहले ही संजीव ने मेरी कमर पर हाथ रखा था। उस आदमी को देखकर एक पल के लिए मैं बिल्कुल चुप रह गई थी। आज भी 3 पीस सूट पहने वो मेरे दिल के तार छेड़ रहा था। वो मुझे मेन स्थान पर ले आया। मैं कुछ समझ पाती या कुछ कहती, इससे पहले ही वो आदमी मेरे कदमों में बैठा और मेरे आगे हाथ फैलाते हुए बोला, संजना, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं नहीं जानता ये एहसास कब हुआ, शायद पहले दिन ही जब मैंने तुम्हें रोते हुए देखा था। तुम्हारे गाल पर वो थप्पड़ का निशान मेरी आत्मा तक को हिला गया था। मैं नहीं जानता कि ये प्यार का एहसास कब पैदा हुआ, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मैं अब तुमसे और दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसके हाथ को देखकर मेरी आंखों के सामने वही पल आने लगे जो मैंने उसके साथ बिताए थे। क्या मुझे उसका साथ स्वीकार कर लेना चाहिए? ये आवाज़ मेरे अंदर से आई थी और मैं इस आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं कर पाई कि हाँ, यही व्यक्ति मेरे लिए सबसे अच्छा इंसान है, जिसने मुझे इतने समय तक अपने पास रखा, लेकिन आज तक मुझे छुआ तक नहीं। तो भला ये आदमी मेरे लिए क्या बुरा साबित होता? हालांकि उसके पास ताकत थी, अगर वो मेरा इस्तेमाल भी करता तब भी किसी को खबर तक नहीं होनी थी। और फिर मैंने मुस्कुराते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी के अधिकार उस अजनबी आदमी को सौंप दिए थे, क्योंकि ये भी सच था कि मैं भी उससे प्यार करने लगी थी। जबकि उसने शादी के बाद मुझे बताया कि तुम्हारे भाइयों को मैंने खबर कर दी थी, लेकिन उन्होंने ये कहकर तुम्हारी तरफ से मुंह मोड़ लिया कि हम किसी को नहीं जानते, हमारी ज़िंदगी में ऐसी कोई लड़की है ही नहीं। और उस पल ही मैंने तुम्हें अपने लिए चुन लिया था, क्योंकि जिस लड़की के पास उसके भाइयों का प्यार भी नहीं, भला वो उनके पास दोबारा जाकर ही क्या करेगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।